नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मणलाल गुर्जर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय होनियारा टोंक। आज हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल BA पार्ट तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन से जो बिंदु है वो इसके अंदर अध्ययन किया जाना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि पाठ्यक्रम जो है वो मुख्य रूप से 3 इकाइयों में बटा हुआ होता है। इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड, और उसके हिसाब से ही अपने को अध्ययन करना है। सबसे पहले इकाई फर्स्ट के अंदर आपको विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके अंतर्गत प्रदेश की संकल्पना, प्रदेश सीमांकन की विधियाँ, प्रदेश के प्रकार, एशिया का उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज, उद्योग, जनसंख्या और महाद्वीप का आर्थिक विकास, इसके साथ ही आसियान, सार्क, अरब लीग, चीन का विशेष अध्ययन, ये बिंदु शामिल किए गए हैं। यूरोप महाद्वीप का भी उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, महाद्वीप का आर्थिक विकास, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी का विशेष अध्ययन। यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि प्रदेश की जो संकल्पना है, सबसे पहले प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश से क्या आशय हैं, और विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने प्रदेश को किस प्रकार से परिभाषित किया है। उसके बाद में प्रदेश सीमांकन की विधियाँ, प्रदेश सीमांकन की विधियाँ कौन कौन सी है और उनमें से जो प्रमुख विधियाँ हैं उनका आपको अध्ययन करना है। फिर प्रदेश के प्रकार, अलग अलग आधारों पर प्रदेश के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन जो आधार हैं उन आधारों के ऊपर मुख्य जो प्रकार है वो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप के उच्चावच के बारे में आपको अध्ययन करना है। मतलब एशिया महाद्वीप का जो धरातल है वो पठारी, मैदानी, पर्वतीय, किस प्रकार का धरातलीय भाग है, उच्चावच के बारे में आपको अध्ययन करना है। मतलब एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग किस प्रकार का है। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप की जलवायु किस प्रकार की है, संपूर्ण जो एशिया के अंतर्गत जलवायु दशाएं किस प्रकार की है उसका अध्ययन। जलवायु के अंदर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवाओं की दिशा, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर प्राकृतिक वनस्पति, एशिया महाद्वीप के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति है वो उसका वितरण किस प्रकार से, मतलब प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और उनमें मुख्य जो प्रजातियाँ हैं वो किस प्रकार की है, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। फिर मृदा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मिट्टियों का वितरण किस प्रकार का है, उसका आपको अध्ययन करना है। फिर खनिज, एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन से प्रमुख खनिज निकाले जाते हैं और कहाँ कहाँ पर निकाले जाते हैं, उनका भी आपको अध्ययन करना है। फिर उद्योग धंधों में कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ है, उनका स्थानीयकरण क्यों हुआ है, क्या कारण है, उन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर जनसंख्या के बारे में भी आपको देखना है कि एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है उसका वितरण किस प्रकार से है, कौन से भाग में जनसंख्या सघन है, कौन से भाग में विरल है, इस प्रकार से आपका उसका अध्ययन करना है। फिर महाद्वीप का आर्थिक विकास, एशिया महाद्वीप का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ है और भविष्य में किस प्रकार से इसका आर्थिक विकास हो सकता है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही कुछ जो संगठन है उसका भी आपको अध्ययन करना है, जिनमें आसियान, सार्क, अरब लीग, इसका जो तीनों जो संगठन है उनके कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं और इन संगठनों का निर्माण कब हुआ है और इन संगठनों का मुख्यालय वगैरह कहाँ है, इनके क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद चीन का विशेष अध्ययन करना है। चीन के जो जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, उसके जो औद्योगिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, उन सभी का आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। उसके बाद यूरोप के अंदर भी कोई बिंदु है जैसे उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, महाद्वीप, आर्थिक विकास, इसके साथ ही इसमें जो संगठन है यूरोपीय यूनियन EU, उसका भी आपको अध्ययन करना है,
इसके अंदर कौन कौन से राज्य शामिल है, इसका क्या उद्देश्य है, कब बनाया गया। उसके बाद जर्मनी का विशेष अध्ययन करना है। जर्मनी का अफवाह तंत्र, उसका उच्चावच, उसके प्राकृतिक वनस्पति, उसकी मृदा, उसके खनिज, उसके उद्योग धंधे, जनसंख्या, ये सब जो बिंदु है उनका जर्मनी के संदर्भ में विशेष अध्ययन आपको करना है। फिर उसके बाद में इकाई सेकंड, इसमें दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका उच्चावच किस प्रकार का है, वहाँ की जलवायु कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है, मृदा का वितरण कैसा है, खनिज मिनरल्स जो है वो किस प्रकार के निकाले जाते हैं, मतलब कौन कौन से खनिज वहाँ पर निकाले जाते हैं, उद्योग धंधों का विकास किस प्रकार से हुआ है, जनसंख्या जो है वहाँ की कैसी है, महाद्वीप का आर्थिक विकास, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ है, अगर आर्थिक विकास में पिछड़ापन है तो पिछड़ापन का कारण क्या है, उन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में USAN जो संगठन है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया। फिर कैरिकॉम और जो संगठन है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं उनका एक संगठन है। उसके बाद ब्राज़ील का विशेष अध्ययन करना है, मतलब ब्राज़ील देश के संदर्भ में आपको इसका विशेष अध्ययन करना है। फिर अगला जो इकाई सेकंड का जो महाद्वीप आता है उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका के औचावच, उसकी जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, महाद्वीप का आर्थिक विकास, और जो संगठन है इसमें OAS और संयुक्त राज्य अमेरिका का विशेष अध्ययन आपको इसके अंतर्गत करना है। फिर इकाई थर्ड के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप का उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, महाद्वीप का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप का आर्थिक विकास में काफ़ी पिछड़ा हुआ है उद्योग धंधों के मामले में, तो उनका विकास वहाँ पर क्यों नहीं हुआ है और विकास हो सकता है नहीं हो सकता है, किस प्रकार की संभावना है, तो उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। फिर अफ्रीकी यूनियन जो संगठन है उनमें कौन कौन से राष्ट्र हैं उन सभी का अध्ययन भी आपको करना है। और इथोपिया जो उसका देश है अफ्रीका का, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर लास्ट जो महाद्वीप आता है तीसरी इकाई में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चावच किस प्रकार का है, जलवायु कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है, मृदा कैसी है, खनिज किस प्रकार के, उद्योग धंधे, जनसंख्या, महाद्वीप का आर्थिक विकास, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का विशेष अध्ययन आपको ध्यान करना है। तो इस प्रकार से जो बिंदु है उनको पाठ्यक्रम के अंदर जो शामिल किया गया है इनको आपको पाठ्यक्रम के अनुसार ही जो है अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपको सभी जो प्रश्न आते हैं सिलेबस के अनुसार उनको आप आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।